आज बात करते हैं छायावाद के बारे में। छायावाद का नामकरण, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ और उसके कवियों के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण है, यह बात हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो छायावाद की अगर शुरुआत की बात करें, किसी भी युग का उदय होने के पीछे कई कारण होते हैं। छायावाद हिंदी साहित्य में क्यों आया, इसके पीछे का कारण यदि सबसे पहले देखें तो द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता और नीरसता के विरोध में छायावाद का आगमन हुआ हिंदी साहित्य में। इतिवृत्तात्मकता और नीरस। अब ये इतिवृत्तात्मकता क्या है कि एकदम गद्य जैसी भाषा का प्रयोग हो रहा था द्विवेदी युग में। जैसे कि मैथिली शरणगुप्त क्या लिख रहे थे कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। या वो ये बता रहे थे कि साहब यूरोपियन हिस्ट्री न अब हमको सिखलाइए, कृपया बैलून की रचना करके हमें दिखलाइए। तो भारत भारती में ये सब चीज़ें लिखी जा रही थी। एक चीज़ और देखिए कि द्विवेदी युग जो है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुशासन का युग है। ठीक है, इतना ज़्यादा अनुशासन प्रिय थे और भाषा में सफाई और स्वच्छता और सफाई के वो पुरोधा थे, या कह लीजिए कि बड़े ही अनुशासन प्रिय थे और छंदों का बंधन मानते थे। छंद कविता में क्या होना चाहिए, छंदों का बंधन। और देखिए कि द्विवेदी युग की जो समय सीमा आप देख रहे हैं 1900 से 1918, यह समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विकास का समय था। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए 9 जनवरी 1915 को। ठीक, और इसके बाद तेजी आती है स्वतंत्रता आंदोलन में, क्योंकि अब पदार्पण हो गया है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का, और महात्मा गांधी के आने से उसमें तेजी आ रही स्वतंत्रता आंदोलन में। अच्छा, एक चीज़ और है कि डिमांड हो रही थी हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य की मांग ये हो रही थी कि अब कुछ ऐसा लिखा जाए कि जिससे जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायक हैं उनको उनमें राष्ट्रवाद की भावना का संचार हो। ठीक, और ये ऐसे लिखा जाए कि ये ब्रिटानिया सरकार के सेंसरशिप में ना फंसे। ठीक, क्योंकि इससे पहले सोजे वतन की रचना देख लीजिए, प्रेमचंद उधर कर रहे हैं तो वो जब्त हो जाती है, भारत भारती जब्त हो जाती है। तो अच्छा, और जब छायावाद लाक्षणिकता में बातें करता है, प्रतीकात्मकता में बातें करता है, तब जो द्विवेदी ब्रिटानिया सरकार है तो इतनी आसानी से वो चीज़ों को समझ नहीं पाती है। और छायावाद देख लीजिए एक तरीके से लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता में बातें कर करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। ठीक, छायावाद, जैसे मैंने बताया कि छायावाद का आरंभ यदि देखें तो द्विवेदी युग की नीरसता और इतिवृत्तात्मकता के विरोध में हुआ, और एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए राष्ट्र प्रेमियों के हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए और ब्रिटानिया सरकार की सेंसरशिप से बचने के लिए छायावाद का आरंभ हुआ, या छायावाद का कह लीजिए उद्भव हुआ। एक चीज़ और देख लीजिए कि छायावाद जो आया वो सामाजिकता के विरोध में आया, क्योंकि इससे पहले व्यक्तिवाद की भावना दिख नहीं रही थी, और छायावाद में पूरा व्यक्तिवाद की भावना दिखती है। ठीक, या आत्मा अभिव्यक्ति की भावना दिखती है। तो छायावाद आया सामाजिकता के विरोध में और व्यक्तिवाद की भावना का ये प्रतिपादन करता है, या आत्मा अभिव्यक्ति की भावना का प्रतिपादन करता है, या इसको वैयक्तिक भावना भी कह सकते हैं। तो 2-3-4 टर्मिनोलॉजी हैं जिसको ध्यान रखिए। छायावाद की अगर आरंभ की बात करें तो छायावाद
के प्रथम प्रयोगकर्ता मुकुटधर पांडे हैं। ठीक है, इन्होंने श्री शारदा पत्रिका जो जबलपुर से प्रकाशित होती थी, श्री शारदा पत्रिका जबलपुर, 1920 में हिंदी में छायावाद नामक निबंध लिखा और उसमें छायावाद के बारे में सर्वप्रथम बताया कि छायावाद हिंदी में कैसे उसका आगमन हुआ। तो प्रथम प्रयोग करता है मुकुटधर पांडे, श्री शारदा पत्रिका जबलपुर से जो प्रकाशित होती थी, 1920 में हिंदी में छायावाद नामक निबंध लिखा। उसके बाद सुशील कुमार सरस्वती के अंक में 1921 सरस्वती के अंक में इन्होंने एक लेख लिखा। 1921 सरस्वती के अंक में इन्होंने एक लिखा जिसमें छायावाद के बारे में बात की और इन्होंने छायावाद को क्या कहा, टैगोर स्कूल की चित्रकला के समान अस्पष्ट। टैगोर स्कूल की चित्रकला के समान अस्पष्ट इन्होंने छायावाद की संज्ञा दी। ठीक, अब देखिए कि उस समय जिनका कद बहुत ज़्यादा ऊंचा था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं छायावाद के बारे में? उन्होंने एक निबंध लिखा, लेख लिखा कह लीजिए, सुकवि किंकर नाम से। सुकवि किंकर उनका छद्म नाम था। सुकवि किंकर नाम से उन्होंने छायावाद के संदर्भ में एक लेख लिखा और उसमें यह लिखा कि छायावाद से लोगों का क्या मतलब है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि मानो इसकी छाया कहीं, किसी चीज़ की छाया कहीं और जाकर पड़े और उसको छायावाद की क्या संज्ञा दे दी गई। तो छायावाद से लोगों का क्या मतलब है समझ में नहीं आता है, ये उनकी परिभाषा है। लोगों का क्या मतलब है कुछ समझ में नहीं आता। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं, जिनका उस समय इतना कद ऊंचा था, इतना उस समय बोलबाला था। वो आलोचक, वो लेखक ये कह रहा है, सुकवि किंकर नाम से एक लेख लिखा और उस लेख में उन्होंने ये परिभाषा अपनी दी। और फिर देखिए दूसरे महान आलोचक उस समय के आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को कहा है ऊट पटांग की संज्ञा दी और कहा कि गांव में नया आया हुआ ऊंट, गांव में नया आया ऊंट की संज्ञा छायावाद को देते हैं। ठीक, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दो अर्थों में छायावाद का प्रयोग करते हैं। एक प्रयोग करते हैं प्रतीकात्मक शैली या प्रतीक शैली के रूप में, और दूसरा बात करते हैं रहस्यवाद के रूप में। ठीक है, रहस्यवाद के रूप में बात करते हुए कहते हैं कि उस अनंत अज्ञात प्रीतम के प्रति जिज्ञासा का भाव, अनंत अज्ञात प्रियतम के प्रति जिज्ञासा का भाव। ठीक, अच्छा, रहस्यवाद को देख लीजिए कि 3 प्रकार का रहस्यवाद हिंदी साहित्य में मिलता है। एक तो साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है, ठीक, जो किसकी रचनाओं में पाया जाता है? कबीरदास की। कबीरदास के ऊपर जो साधनात्मक रहस्यवाद का प्रभाव पड़ा है वो नाथ पंथियों की परंपरा से उन्होंने ग्रहण किया हुआ है। भाई कबीर कभी भक्त हो जाते हैं, कभी संत हो जाते हैं, कभी उपदेशक हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो कबीरदास के ऊपर काहे रे नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सलोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, तो ये सब चीज़ें हैं। और एक आता है रहस्यवाद, भावनात्मक रहस्यवाद, जिसके सूत्रधार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है। और एक आता है आधुनिक रहस्यवाद,
जो कमोबेश छायावादी कवियों की रचनाओं में मिलता है, लेकिन बहुलांश में मिलता है महादेवी वर्मा की रचनाओं में। जब वो ये कहती हैं कि तोड़ दो यह क्षितिज मैं देख लूं, तोड़ दो यह क्षितिज मैं देख लूं उस पार क्या है, या वो जो उस पार देखने की लालसा है, वो उस प्रकार देखने की जो इच्छा है, वो महादेवी वर्मा की रचनाओं में मिलती है। ठीक। और परिभाषाएं देखिए, डॉक्टर नगेंद्र की बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा, क्या ये छायावाद क्या है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। अच्छा, दो शब्द हैं, एक तो है स्थूल और एक है सूक्ष्म। स्थूल का मतलब क्या है? स्थूल का मतलब है मोटा कह लीजिए, या कह लीजिए सतही। और सूक्ष्म का मतलब क्या है? सूक्ष्म का मतलब कह लीजिए महीन, हल्का, वायवीय। तो ये सब हो जाएंगे सूक्ष्म के मतलब। तो जब डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो वो यह कहना चाह रहे हैं कि अभी तक जितनी भी रचनाएं लिखी जा रही थीं, चाहे वो भारतेंदु युग हो, रीतिकाल हो या द्विवेदी युग हो, वो रचनाओं में कवि गण जो हैं इंसान के अंतर्मन में नहीं उतर रहे थे। इंसान के अंतर्मन में, मनुष्य के भीतर जाकर रचना करना और अपने अंदर झांकना, यही जो है ये छायावाद करता है। वो सूक्ष्म चीज़ों को देखता है, टटोलता है और बाहर निकाल कर रख देता है। हाँ, जयशंकर प्रसाद ने पूरा आंसू नामक काव्य लिख डाला, जो अंतर्मन की बातों को उद्वेलित करता है, निकालता है, रखता है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार हृदय में वेदना असीम गरजती, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। या यही वायवी हल्का निराला क्या कहते हैं, मैं अकेला देखता आ रही मेरे दिवस की सांध बेला। तो ये जो स्थूल है, यानी कि जो मोटा है, जो सतही है, सतही चीज़ों से जो गहराई में जाना है, सतही चीज़ों से जो गहराई में गए हैं, वो गए हैं छायावादी कवि। तो यही डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं कि छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। और इसके बरक्स डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। क्या कह रहे हैं? कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की परिभाषा ये है। और परिभाषाएं देखिए कि डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी क्या कह रहे हैं, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान छायावाद की एक सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है। तो मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान, उनके हिसाब से व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान वो कह रहे हैं। और जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं? जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जैसे मोती के भीतर छाया जैसी तरलता होती है, मोती के भीतर छाया जैसी तरलता होती है, तो उस तरलता को, उस छाया को संदर्भित करते हुए वे छायावाद की परिभाषा दे रहे हैं कि मोती के भीतर छाया जैसी तरलता को प्रसाद जो है परिभाषित कर रहे हैं। तो कई सारे आलोचकों की हमने परिभाषाएं देखी। शुरुआत से मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ कि ये देखिए कि छायावाद की शुरुआत जो हो रही है वो द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता और नीरसता के विद्रोह में हो रही है, प्रतिकार स्वरूप हो रही है। एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को नई चेतना देने में, नई ऊर्जा देने में छायावाद
दिखाई पड़ता है कि एक नई ऊर्जा का संचार हुआ लोगों में, और जो सामाजिकता थी उसके विरोध में व्यक्तिवाद की चेतना छायावाद में दिखाई पड़ती है। तो ये 2-3 प्रमुख कारण हैं छायावाद के आगमन के। उसके बाद हमने देखा कि छायावाद के प्रथम प्रयोगकर्ता के रूप में मुकुटधर पांडे को देखा। 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद नामक निबंध लिखकर जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में उन्होंने छायावाद, हिंदी में छायावाद के आगमन की शुरुआत बताई। फिर सुशील कुमार ने सरस्वती के 1921 के अंक में छायावाद के ऊपर लेख लिखा, और उसके बाद जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के 1927 के अंक में सुकवि किंकर नाम से आज के हिंदी कवि और छायावाद शीर्षक से उन्होंने एक लेख लिखा, और उसमें छायावाद के बारे में बताया कि छायावाद से लोगों का क्या मतलब है, किसी को समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि कहीं की छाया कहीं और जाकर पड़े, उसको छायावाद कहते हैं। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा हम लोगों ने देखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने छायावाद को ऊँट पटांग कहा और गाँव में नया आया हुआ ऊँट बताया, नया आया ऊँट बताया, और 2 अर्थों में छायावाद का प्रयोग बताया कि एक तो रहस्यवाद के रूप में, दूसरा प्रतीक शैली या प्रतीकवाद के रूप में। ठीक है। और उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा हमने देखी, जिन्होंने कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल और सूक्ष्म का अर्थ हमने जाना कि स्थूल का अर्थ है मोटा या सतही, और सूक्ष्म का अर्थ है महीन, हल्का, गहराई लिया हुआ या वायवीय। तो छायावाद में जो अंतर्मन की चीज़ें लिखी जा रही थी, और छायावाद मनुष्य के भीतर जाकर वहाँ से ताने बाने बुनता है, और वहाँ से चीज़ों को निकाल कर लाता है, और वो समाज में जनता के सामने रखता है। स्वयं छायावादी यही व्यक्तिवाद या आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता अगर दिखती है छायावाद में, तो वो यहीं से दिखती है। डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा हमने देखी। उसके बाद नंदलाल वाजपेयी की परिभाषा देखी कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान छायावाद की एक सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है। उसके बाद परिभाषा देखी जयशंकर प्रसाद की उन्होंने कहा कि मोती के भीतर छाया जैसी तरलता जो होती है उसको छायावाद हम कह सकते हैं। वही छाया जो है वो छायावाद के रूप में माना जा सकता है। और उसके बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा की परिभाषा हमने देखी, जिसमें उन्होंने कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। ठीक है। तो कुल इतनी सारी परिभाषाएं हम लोगों ने देखी, और छायावाद के बारे में, छायावाद के आरंभ के बारे में जो प्रमुख चीज़ें थीं, उन प्रमुख चीज़ों को हम लोगों ने जाना, समझा। ठीक। छायावाद की समय सीमा भी ध्यान रखिए, 1918 से 1936 ईस्वी। और देखिए कि छायावाद के 4 कवि हैं। ठीक है। वो कवि किस हिसाब से आ रहे हैं, किस क्रम से आ रहे हैं, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहले आते हैं प्रसाद, जन्मकाल 1889 ईस्वी। फिर आते हैं निराला, जन्मकाल 1899 ईस्वी। फिर आते हैं सुमित्रानंदन पंत जी, जन्मकाल 1900 ईस्वी। फिर उसके अंत में आती हैं कवियत्री महादेवी वर्मा, जन्मकाल 1907 ईस्वी। तो ये चारों कवि हैं, ये उनका क्रम है, उनका क्रम भी आप ध्यान रखेंगे, चारों कवि। अच्छा, तो ये तो छायावादी चतुष्टय हो गया। एक छायावाद की वृहत त्रयी भी है। ठीक है। वृहत त्रयी में कौन कौन लोग हैं? प्रसाद की संज्ञा दी जाती है ब्रह्मा जी से, निराला की संज्ञा दी जाती है महेश जी से, और पंत की संज्ञा दी जाती है विष्णु जी से। अब देखिएगा कि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना कर एक नए संसार का सृष्टि किया। कितने कल्पनाशील कवि रहे हैं कि मनु, श्रद्धा, इड़ा और कुमार के माध्यम से एक नए संसार का सृजन किया। तो संसार के सृजनकर्ता के रूप में उनको ब्रह्मा की संज्ञा दी गई। और निराला जो हैं ओज और पौरुष के कवि हैं, तो राम की शक्ति पूजा जैसी या तुलसीदास जैसी एकदम ओज और पौरुष से भरी कविताएं उन्होंने लिखी, तो महेश की संज्ञा दी गई। और पंत जो हैं प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो उनको विष्णु की संज्ञा से अभिभूत किया गया। तो ये छायावादी हो गया, छायावादी चतुष्टय। और छायावादी चतुष्टय के साथ वो हो गया छायावाद की वृहद त्रयी। ठीक। अब उसके बाद आते हैं छायावाद की प्रवृत्तियों के बारे में। तो
किसी भी काल की प्रवृत्तियां अगर देखनी हो तो उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो संवेदना पक्ष हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा शिल्प पक्ष। ठीक है, संवेदना पक्ष और शिल्प पक्ष। तो छायावाद का पहले संवेदना पक्ष देखेंगे और उस तत्पश्चात शिल्प पक्ष के बारे में भी बात करेंगे। तो पहली जो प्रमुख प्रवृत्ति निकल कर आती है छायावाद की, वो है वैयक्तिक भावना या व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद की भावना, या इसको कह सकते हैं वैयक्तिक भावना, या इसको कह सकते हैं आत्माभिव्यक्ति की भावना। ये तीन चार चीजें हैं। अच्छा, ये देखिए कि पाश्चात्य देशों में जब पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, जब वहाँ पे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तो दो तीन चीज़ें निकल कर आती हैं। एक तो पूंजीवाद का आरंभ हो जाता है, लोगों का ध्यान जो है अत्यधिक लाभ कमाने पर ज़्यादा होता है और उद्योगों की स्थापना हो जाती है। ठीक, पूंजीवाद और उद्योग मिलकर एक शहरों से पहले जनता जो है गांवों में ज़्यादा निवास कर रही है। ठीक है, और यही गांवों की जनता जब औद्योगिकरण हो रहा है तो वो शहरों में हो रहा है, क्योंकि औद्योगिकरण की सीमाएं होती हैं कि जहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है, संचार के साधन उपलब्ध हैं, वहाँ उनका जो है एक क्षेत्र बन जाता है, एक केंद्र बन जाता है। तो यहाँ अगर कोई उद्योग लग रहा है तो ये जो गाँवों के लोग हैं ये पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर। ठीक, तो सब तो नहीं पलायन कर जाएंगे, जिनमें संघर्ष होगा या जिनमें कुछ और पाने की चाह होगी तो वो पलायन कर जाते हैं शहरों की ओर। तो शहरों में पूंजीपति वर्ग तो एक विद्यमान निवास कर ही रहा है पहले से, क्योंकि वही इंडस्ट्री लगा रहा है, वही उद्योग लगा रहा है, और गांव वाले लोग हैं अत्यधिक गरीब। इन दोनों वर्गों के बीच में एक तीसरा वर्ग पनप रहा है जिसको हम लोग मध्य वर्ग कह रहे हैं, मध्य वर्ग की संज्ञा दी गई। अच्छा, मध्य वर्ग क्या है? मध्य वर्ग अमीर और गरीब के बीच का वर्ग है। ठीक है, या कह लीजिए कि उच्च और निम्न के बीच का वर्ग है, या कह लीजिए कि वो पूंजीवाद और श्रमिक के बीच का वर्ग है। तो इन तीनों के बीच का वर्ग देख लीजिए, एक नया वर्ग पनप रहा है, मध्य वर्ग। अच्छा, मध्य वर्ग के साथ ये दिक्कत है कि मध्य वर्ग अभी अभी आया है शहर में, और अभी अभी आने के साथ साथ उसका जीवन स्तर गांव की अपेक्षा तो कुछ बढ़ा ही है। गांव की अपेक्षा जीवन स्तर बढ़ने के साथ साथ दो चीज़ें उसके साथ घटित हो रही हैं। जब उसकी इच्छाएं पूरी हो जा रही हैं तो उसके अंदर और इच्छाएं जाग रही हैं। तो क्या हो रहा है कि वो महत्वाकांक्षी हो गया है, मध्य वर्ग महत्वाकांक्षी हो गया है। और दूसरा क्या है कि वो अवसरवादी हो गया है। दो चीज़ें आ गई हैं, एक तो वो अवसरवादिता आ गई है और दूसरा वो महत्वाकांक्षी हो गया है। तो हम लोग जो देख रहे थे कि गांव में परमार्थ की बातें थोड़ी बहुत हो जाती थी, लोग अपने से ज़्यादा समाज में क्या हो रहा है इस बारे में ज़्यादा चिंतित रहते थे। लेकिन जब ये मध्य वर्ग पलायन करके शहर पहुंच जाता है और इसका जीवन स्तर कुछ बढ़ता है, कुछ ऊंचा उठता है, तो वही मध्य वर्ग जो है, इस मध्य वर्ग में रहन सहन की स्तर ऊंचा उठने के साथ साथ नई नई इच्छाएं और नई नई महत्वाकांक्षाएं, नई नई आकांक्षाएं जन्म लेती हैं। एक इच्छा के पूरी हो जाने के बाद वह दूसरी इच्छा पूरी करना चाहता है, और यही इच्छाएं पूरी करते करते वो आत्म केंद्रित हो जाता है। यही मध्य वर्ग आत्म केंद्रित हो जाता है। ठीक है, और आत्म केंद्रीकरण की इस प्रवृत्ति के साथ साथ वो व्यक्तिवाद की भावना यहाँ पे जन्म लेती है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि छायावाद का जो व्यक्तिवाद है, ठीक, छायावाद का जो व्यक्तिवाद है वो उसका आधार या स्वार्थ की प्रवृत्ति नहीं है, उसका आधार गांधीवाद है। अब गांधीवाद उसका आधार कहने से मेरा तात्पर्य यह है कि छायावाद में व्यक्तिवाद की भावना तो है, लेकिन वो सामाजिकता के प्रतिकार के रूप में नहीं है, वो सामाजिकता के पूरक के रूप में है। छायावाद का व्यक्तिवाद यह कहता है कि सबसे पहले मैं अपने अंदर झांकूंगा और अपने अंदर की कमियों का निराकरण करूंगा, या मेरे अंदर अपने मन के अंदर के अंधकार को मिटाकर अपना अंतर्दीप्त उज्ज्वलित कर
अंतःमन अंतःकरण उज्ज्वलित करके मैं समाज को क्या योगदान दे सकता हूँ वो मैं प्रकाशित करूँगा। तो इसका ये मतलब है कि ये तो पूरक है, और छायावाद के व्यक्तिवाद से ये बिल्कुल ही भी नहीं समझना चाहिए कि वो सामाजिकता के विरोध में है। अगर वो सामाजिकता के विरोध में होता तो राम की शक्ति पूजा जैसा जिसका श्लिष्ट अर्थ निकलता है कि भारत का, जब वो कहते हैं निराला की रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर, आज का तीक्ष्ण शर विद्रत क्षिप्र वेग प्रकर, सतशैल संवरणशील नीलम नवगर्जित सर। तो जब रवि हुआ अस्त वो कह रहे हैं तो उसके साथ साथ वो राम और रावण के बीच चल रहे युद्ध में वो दिवस अस्त नहीं हुआ है, वो भारत रूपी आकाश का सूर्य अस्त हो चुका है। तो सामाजिकता की बात करते रहें, या कामायनी में जैसे जब वो सृष्टि करते हैं और लिखते हैं कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। तो ये जो समरसता की भावना है, एक सामंजस्यवादी भावना है। तो व्यक्तिवाद, अगर छायावादी कभी घोर स्वार्थी होता, घोर वैयक्तिक होता, तो उसके काव्य में ये सब सामाजिकता की बातें मिलती ही नहीं। लेकिन ये जो सामाजिकता की बातें कहीं ना कहीं मिल रही हैं, तो इस पे प्रभाव किसका है? गांधीवाद का प्रभाव है। ठीक है, गांधीवाद के प्रभाव के कारण ही छायावादी कवि जो है घोर वैयक्तिक ना होकर, घोर स्वार्थी ना होकर, व्यक्तिक तो है वो है ही, घोर स्वार्थी नहीं है, वो सामाजिकता का पूरक है। ठीक। अच्छा, ये जो व्यक्तिवाद की ये जो भावना है, ये व्यक्तिवाद की भावना, या तो इसे वैयक्तिक भावना कह लें, व्यक्तिवादी चरित्र कह लें, या कह लें आत्मा अभिव्यक्ति की भावना, और इसके साथ साथ एक नई शैली जो जुड़ी है वो मैं शैली की भावना भी हम देखते हैं कि छायावाद में मैं शैली की भावना भी हमको दिखाई पड़ती है। यही वो व्यक्तिवादी भावना है। या अच्छा, मैं शैली की, जैसे कि मैं शैली की भावना क्या है? निराला लिखते हैं कि मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, और दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई, मैंने मैं शैली अपनाई। तो जब मैंने मैं शैली अपनाई निराला कहते हैं, तो उसका मतलब यही है कि अब जो है व्यक्तिवाद प्रमुख हो गया। या महादेवी वर्मा कहते हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक, तो उसमें भी मैं शैली है। निराला कहते हैं मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। तो मैं शैली। अच्छा, मैं शैली के बारे में एक बात ये भी याद रखनी है कि मैं शैली छायावाद में शुरू हो रही है, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि भक्ति काल में कबीरदास क्या कहते हैं कि मैं तो कूता राम का मुतिया मेरा नाम, मैं तो कूता राम का, तो मुतिया मेरा नाम, और गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाऊं। तो ये जो मैं शैली है, ये कबीरदास भी कहते हैं कि, और तुलसीदास क्या कहते हैं कि होतो चाकर राम का, पढ़ो लिखो दरबार, तुलसी अब का होई हैं नर के मन सबदार। तो होतो चाकर राम का मतलब मैं राम का चाकर हूँ। तो मैं शैली का प्रयोग तो वहाँ भी हो रहा है, कोई नया मैं शैली का प्रयोग तो नहीं है। ठीक, तो ये जो व्यक्तिवादी मैं चेतना बतलाना चाह रहा हूँ, तो व्यक्तिवादी चेतना में ये जानिए कि व्यक्तिवादी चेतना में एक मैं शैली का शुभारंभ जो पिछले कुछ वर्षों में दबा हुआ था, वो छायावादी काव्य की प्रमुख चेतना है। व्यक्तिवाद की शैली या व्यक्तिवाद की भावना कह लीजिए। और इसका आधार क्या है? इसका आधार गांधीवाद है। ठीक, और इस व्यक्तिवादी चेतना से क्या छायावादी कवि क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है कि जो मेरा व्यक्तिगत सुख दुख है, उस व्यक्तिगत सुख दुख की अपेक्षा उसको मांझ करके ही, ठीक है, उसको मांझ करके ही हम सामाजिक सुख दुख की अवधारणा का, या समाज का सुख दुख कैसा है, उसको हम देखेंगे व्यक्तिवाद की भावना से। दूसरी विशेषता देखिए, छायावाद की दूसरी प्रमुख विशेषता है प्रकृति या प्रकृति सौंदर्य या प्राकृतिक सौंदर्य। ठीक,
प्रकृति हमेशा से ही कवियों की सहगामिनी रही है, अनुगामिनी रही है। और प्रकृति किसी न किसी रूप में आप देखेंगे कि मतिराम की कविताओं में, सेनापति की कविताओं में, रीतिकाल में प्रकृति का वर्णन किया गया। और उधर मलिक मोहम्मद जायसी भी पद्मावत में कहते हैं, श्री रामचरितमानस में भी प्रकृति का वर्णन है। तो प्रकृति तो कवियों की सहभागिनी रही है, लेकिन प्रकृति का एकदम उदात्त रूप देखिए, या प्रकृति की पराकाष्ठा की सीमा को पार कर देने वाले काव्य के रूप में हम छायावादी काव्य को जानते हैं। और छायावादी काव्य का जो छायावादियों का मन जो है वो प्रकृति के चित्रण में बहुत रमा है, अत्यंत ज़्यादा। और उन्होंने प्रकृति को काव्य में सजीव बना दिया है। वो चाहे प्रकृति का आलम्बन रूप में प्रयोग हो या प्रकृति का उद्दीपन रूप में प्रयोग हो, ठीक है। और एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि प्रकृति में तीनों रूपों, उन्होंने क्या 2-3 रूपों में मिलती है। एक तो सकारात्मक रूप में, या कह लीजिए कि सृजनात्मक रूप में, सृजन रूप में प्रकृति मिलती है, या नकारात्मक रूप में कह लीजिए, या उसको कह लीजिए कि विध्वंसात्मक रूप में, विध्वंस के रूप में मिलती है। और प्रकृति का मानवीकरण रूप में भी वहाँ पे मिलती है, ठीक। छायावादी कवियों में पंत जो हैं वो प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं, कि उनको इतना ज़्यादा प्रेम था प्रकृति से कि शुरुआत की 2-3 रचनाओं में, वीणा, ग्रंथि पल्लव इत्यादि रचनाओं में वो प्रकृति को छोड़कर कहीं जाते ही नहीं हैं। और पंत की वो प्रसिद्ध कविता कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। तो छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, यानी कि जो पेड़ों की छाया है उसको कवि छोड़ना नहीं चाह रहा है नायिका के केशों के अपेक्षा। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तो ये वाली पंक्ति याद रखिए छायावादी काव्य के रूप में, कि प्रकृति सौंदर्य के रूप में, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया। और यही क्या लिखते हैं कि पंत लिखते हैं कि बांसों का झुरमुट, संध्या का झुटपुट है, चहक रही चिड़ियाँ टीवीटी टुट टुट। तो बांसों का झुरमुट, तो पंत के काव्य में तो प्रकृति के चित्रण के अनेकानेक रूप भरे हुए पड़े हैं। और कुछ बचा नहीं है पंत के काव्य में। जैसे कि काला काकर की गंगा का वो चित्रण करते हुए कहते हैं, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल। तो प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में नदी का वर्णन करते हुए वे वहाँ पे चीज़ें लिखते हैं। और कई सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इधर देखिए कि प्रसाद भी प्रकृति के उपागमों का भिन्न प्रयोग कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न भासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र आहा उत्सुक है उनकी धूल। तो प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, अब देखिए इससे भी प्राकृतिक चेतना स्पष्ट हो रही है इनकी। या उनकी वो वाली प्रसिद्ध कविता, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो मैंने बताया कि सृजन के रूप में भी, विध्वंस के रूप में भी पंत जो हैं परिवर्तन कविता में कितना परिवर्तनकारी रूप प्रकृति का दिखाते हैं कि, और निष्ठुर परिवर्तन कहते हुए उसको संबोधित कहते हैं। या पंत कहते हैं कि गा कोकिल वर्षा पावन कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। तो ये सारी चीज़ें प्रकृति चित्रण में हैं। प्रकृति चित्रण तो काफ़ी ज़्यादा है ही है। अच्छा, मैंने ये कहा कि प्रकृति का मानवीकरण रूप में चित्रण हुआ है। तो 2-3-4 चीज़ें ये हैं कि प्रकृति का मानवीकरण के रूप में चित्रण। ये देखिए कि क्या लिखते हैं निराला, कि मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परीसी, धीरे धीरे धीरे। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परीसी, धीरे धीरे। यानी कोई जीना बन गया हो, ऐसा लग रहा है कि आकाश में कोई जीना बन गया हो और वहाँ से संध्या सुंदरी जो परी है, परी का रूप दे दिया है, संध्या को सुंदरी परी का रूप दे दिया है, और वो धीरे 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 उतर रही है। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखिए, जैसे निराला ये लिखते हैं उसमें बाद में ऐसे लिखते हैं, धीरे धीरे धीरे, ठीक। तो कवियों का इस प्रकार से लेखन
दो चीज़ें होती हैं, एक तो शब्द लय होती है और एक होती है अर्थ लय। जैसे कि शब्द लय क्या है? शब्द लय वो है कि कोई कविता है, उसमें कविता के बाद जो है शब्दों का आने वाला क्रम जो है उसमें कवि जो है उसको ज़बरदस्ती ठूस नहीं रहा है, वो सायास आ रहे हैं। जैसे कि निराला लिखते हैं कि दोनों हम भिन्न वर्ण भिन्न जाति भिन्न रूप भिन्न धर्म भाव पर केवल अपनत्व से एक थे। तो एकदम लगातार होता चला गया। जबकि अर्थ लय में क्या होता है कि जैसा ही वाक्य होता है, कविता का वाक्य जैसा ही होता है, उस हिसाब से उसको वो सेट हो जाता है। जैसे कि कोई कवि ये कहना चाहे कि कितनी, जैसे कि ये चीज़ लिखी कि कितनी लंबी सड़क है वह जिस पर मैं चलता जा रहा हूँ अकेला। ठीक, तो जब ये लिखा जा रहा है कि कितनी लंबी सड़क है वह जिस पर चलता जा रहा हूँ मैं अकेला, तो जब कवि अकेला लिख रहा है तो उस अकेले को वो एक जो लाइन बनी हुई है ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसको अकेला वो इतना छोटा लिख रहा है। और जब लंबा कोई चीज़ लंबी दिखला रहा है, ये कितनी लंबी सड़क है वह, तो उस चीज़ को लंबाई प्रदर्शित करने के लिए, भाव प्रदर्शित करने के लिए उसको लिखने का आकार भी बढ़ा दे रहा है। ऐसे ही जब निराला लिखते हैं कि मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे धीरे, तो एक एक लाइन में लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि परी जो है, संध्या वो है धीरे धीरे ढल रही है। लिखना चाहते तो वो धीरे 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 एक पंक्ति में भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो प्राकृतिक सौंदर्य में प्रकृति के मानवीकरण रूप के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और उदाहरण दिया था कि मेघ में आसमान से उतर रही। दूसरा उदाहरण देख लीजिए जो प्रसाद का है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी लो खगकुल कुलकुल सा बोल रहा किसले का अंचल डोर लहा लो या लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी बीती विभावरी जागरी। तो ये भी देखिए कि ये भी प्रकृति के मानवीकरण रूप का एक उदाहरण है। ठीक, तो छायावादी कवियों में प्राकृतिक सौंदर्य या प्रकृति चेतना भी पर्याप्त रूप से विद्यमान है। प्रकृति चेतना तीनों रूपों में विद्यमान है, सृजनात्मक रूप में भी विद्यमान है, विध्वंसात्मक रूप में भी विद्यमान है। प्रकृति का मानवीकरण भी वहाँ हुआ है। सृजनात्मक रूप में दो तीन उदाहरण ये ध्यान रखने हैं। एक तो छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दू लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। और दूसरा बांसों का झुरमुट, संध्या का चुटपुट, है चहक रही चिड़िया, टी वी टी टुट टुट। अच्छा, ये अंत में जो आया है ना इस कविता में, टी वी टी टुट टुट, अब यही देखिएगा कि छायावादी कविता में जो नाद सौंदर्य है, ठीक है, नाद सौंदर्य की बात कर लें या बात कर लें ध्वन्यात्मकता की, ठीक है, तो उसमें भी ये उदाहरण आ जाएगा बांसों का झुरमुट। और परिवर्तन कविता में निष्ठुर परिवर्तन करते हुए कि गा कोकिल पर बरसा पावन कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। और मानवीकरण में मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे धीरे, और बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, कुल 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 सा बोल रहा किसले का अंचल डोल रहा लोहया लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी बीती विभागरी जागरी। तीसरा देखिए श्रृंगारिकता। छायावादी कवियों में श्रृंगार भावना की भी प्रमुखता है, लेकिन ये श्रृंगार भावना जो है वो रीतिकालीन श्रृंगार भावना में जो मांसलवादी काव्य था या जो स्थूल श्रृंगार भावना थी या जो इंद्रिय श्रृंगार भावना थी उससे भिन्न है। ठीक, छायावादी कवियों में स्त्रियों के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण अपनाया गया है और स्त्रियों के प्रति पवित्रता का भाव है। उसमें वो श्रृंगार भावना शुद्ध है, मानसिक है। जैसे कि क्या उदाहरण है,
छायावादी कवि क्या लिखता है? तुम्हारे छूने में था प्राण, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। तो पावन है, पावन गंगा स्नान, उसकी जो छुअन है वो पावन गंगा स्नान के रूप में है। ठीक, यही श्रृंगारिकता का वर्णन करते हुए जब प्रसाद कामायनी में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? श्रद्धा का वर्णन करते हुए, श्रद्धा का जब अंग दिख रहा है तो वो कहते हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ठीक, तो नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो श्रृंगारिकता, ये भी श्रृंगारिकता है। या छायावादी कवि जो है वो जातिगत आधार को, वर्णगत आधार को, सामाजिक रीति नीति, रूढ़ियाँ, मिथक, मान्यताएं, ये तमाम ट्रेडिशंस हैं, तमाम परंपराएं, इनको नकार दे रहा है, इनको मान नहीं रहा है। निराला लिखते हैं कि दोनों हम भिन्न वर्ण, भिन्न जाति, भिन्न रूप, भिन्न धर्म भाव पर केवल अपनत्व से एक थे। दोनों हम भिन्न वर्ण, भिन्न जाति, भिन्न रूप, भिन्न धर्म भाव, कितनी भिन्नताएं हैं, पर केवल किससे एक हैं? पर केवल अपनत्व से एक थे। या वही निराला क्या लिखते हैं कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, या वही घाट है जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पांव बंधु, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। तो ये भी श्रृंगार भावना की एक विशेषता है। तो श्रृंगार भावना को ध्यान में रखते समय कि उसमें देखिए कि महादेवी वर्मा की श्रृंगार भावना देखिए कि वो क्या लिखती हैं कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। उनका श्रृंगार भावना थोड़ा सा ज़्यादा कारुणिक अवस्था में ज़्यादा है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। ठीक, तो श्रृंगार भावना में ये 2-3-4 चीज़ें याद रखनी है कि एक तो इनकी श्रृंगार भावना जो है वो रीतिकालीन श्रृंगार भावना जैसी वो कैसी है कि मांसलवादी है, स्थूल है, इंद्रिय श्रृंगार भावना है, वैसी नहीं है। इनकी श्रृंगार भावना जो है एकदम शुद्ध, प्रांजल, स्वच्छ श्रृंगार भावना है और पवित्र श्रृंगार भावना है। उसमें कोई किसी भी प्रकार का लुकाव नहीं है, लुकाव छिपाव दुराव नहीं है उसमें किसी प्रकार का। ठीक है, उसमें कवि की व्यक्तिगता है, कवि के अपने 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 निर्णय हैं या अपनी भावनाएं, अपनी संवेदनाएं, अपनी मनोदशाएं प्रस्तुत कर रहा है कवि। और इतना ज़्यादा नारी को ये श्रद्धेय मानते हैं। ये नारी को श्रद्धेय मानने की भी, अब ये भी छायावाद की एक अलग विशेषता है कि नारी का नवीन दृष्टिकोण। पंत क्या कहते हैं? पंत नारियों को नाम देते हैं देवी मह सहचर प्राणी। या प्रसाद नारी के बारे में लिखते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पकतल में, पीयूष स्रोतसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो नारियों के प्रति ये जो नवीन दृष्टिकोण आ रहा है, ये छायावादी कवियों की पवित्र भावना के फलस्वरूप ही आ रहा है। ठीक, या जैसे कि लिखते हैं कि तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान। या देखिए कितना अच्छा वर्णन श्रद्धा का जयशंकर प्रसाद कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। जिस प्रकार आसमान से बिजली कड़कती है तो वो बिजली की जो आभा होती है, श्रद्धा के कपड़ों से दिख रहे उसके अंगों की आभा बिल्कुल ही वैसी है। इतना सूक्ष्म चित्रण, इतना महीन चित्रण ये कोई छायावादी कवि ही
कर सकता है। और छायावादी कवि के बारे में निराला का क्या उनकी श्रृंगार भावना कैसी है कि दोनों हम भिन्न वर्ण, भिन्न जाति, भिन्न रूप, भिन्न वर्ण हैं, भिन्न जाति हैं, भिन्न रूप हैं, भिन्न धर्म भाव, पर केवल अपनत्व से एक थे। ठीक। या निराला क्या लिखते हैं कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गाँव बंधु, या वही घाट है जिस पर धंसकर वह कभी नहाती थी, हंसकर आंखें रह जाती थी, फंसकर कपते थे दोनों पाँव बंधु, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। ठीक। उसके बाद देखिए अगली प्रवृत्ति, रहस्य भावना या रहस्यानुभूति कह लीजिए। छायावादी कवियों में रहस्य भावना प्रचुर मात्रा में मिलती है। उसका अज्ञात, अनंत अज्ञात प्रीतम के प्रति एक विशेष आकर्षण रहा है, और एक विस्मय रहा है, एक जिज्ञासा रही है, कौतूहल रहा है, और यही कौतूहल जो है छायावादी रहस्य भावना के रूप में हमको दिखलाई पड़ता है, हमारे उजागर होता है। प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में वो वही असीम सत्ता का आनंद लेना चाह रहा है। अच्छा, छायावाद रहस्य भावना के बारे में जब मैं पहले बता चुका हूँ कि 3 प्रकार की रहस्य भावना है, साधना मूलक, भावना मूलक और आधुनिक रहस्यवाद। साधना मूलक के कबीर, भावना मूलक के जायसी और आधुनिक रहस्यवाद की महादेव वर्मा है। ठीक। लेकिन रहस्य भावना बहुलांश में महादेव वर्मा में दिखाई देती है, लेकिन कमोबेश हर जगह छायावादी कवियों में वो दिखाई देती है। छायावादी कवि जो है रहस्यवादी हैं। अत्यंत रामचंद्र शुक्ल ये भी लिखते हैं, उन्होंने तो दो बातों में मैंने बताया कि छायावाद का अर्थ लिया था, एक तो प्रतीक भाषा या प्रतीक शैली के रूप में और रहस्यवाद के रूप में। छायावाद को मधुचर्या की संज्ञा भी उन्होंने दी थी। ठीक। रहस्य भावना के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन देखिए कि आपकी वो क्या कहते हैं कि कवि उस अनंत अज्ञात प्रीतम को आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से अभिव्यंजना करते हैं, तो वही छायावाद है। तो छायावाद का एक अर्थ रहस्यवाद भी है, अतः सुधी आलोचक रहस्यवाद को छायावाद का प्राण कहते हैं। ठीक। छायावादी किन किन कविताओं में, जैसे कि प्रसाद क्या लिखते हैं कि हे अनंत रमणीय, कौन तुम यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। तो हे अनंत रमणीय, ठीक है, कौन तुम, ये जो अनंत की बात है, ये अनंत रमणीय जो ना पहचानने की बात है, जो जिज्ञासा की बात है। हे अनंत रमणीय कौन तुम यह मैं कैसे कह सकता, तो प्रसाद भी लिख रहे हैं। कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। या पंत अब क्या लिख रहे हैं कि प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ से बाल विहंगणी, पाया तूने यह गाना। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना। तो सारी की सारी कविताओं में छायावाद, रहस्यवाद की कुछ न कुछ भावना मिलती है, दिखाई पड़ती है। ठीक। महादेवी वर्मा क्या बात कह रही हैं। महादेवी वर्मा के जो इनको आधुनिक रहस्यवाद में प्रतिष्ठित हैं, आधुनिक रहस्यवादी के रूप में प्रतिष्ठित हैं, वो क्या कहती हैं कि तोड़ दो यह क्षितिज मैं देख लूं उस पार क्या है। तोड़ दो यह क्षितिज मैं देख लूं उस पार क्या है। मैं देख लूं उस पार क्या है। तो उस पार देखने की जो लालसा है, जो इच्छा है, वो महादेव वर्मा में दिखाई पड़ती है, या जो उस प्रकार देखने की लालसा है, उस प्रकार देखने की जो इच्छा है, यही रहस्यवादी भावना है। ठीक। जैसे कि और क्या कह रही हैं कि प्रिय चिरंतन है सजन, महादेव वर्मा ही क्या कह रहे हैं कि प्रिय चिरंतन है सजनी, क्षण क्षण नवीन सुहागनी में, तुझ मुझ में फिर परिचय क्या। या
यही 3-4 कविताएं जो हैं रहस्य भावना को पुष्ट करने में, छायावादी रहस्य भावना को पुष्ट करने में सक्षम हैं। ठीक, और देखिए छायावादी प्रवृत्तियां क्या हैं। छायावादी कवियों में वेदना और करुणा की अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। वेदना और करुणा की अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। वो क्यों? अब देखिए कि महादेव वर्मा की भी विवाह हुआ, लेकिन आजीवन उन्होंने एक सन्यासिनी के रूप में जीवन बिताया। निराला जी की पत्नी का स्वर्गवास भी जल्दी ही हो गया और उनकी बेटी का भी देहांत हो गया। बंगाल के अकाल में उन्होंने अपने कई प्रियजनों को खो दिया। और पंत जी के साथ, पंत जी भी देखिए कितना, वो तो प्रकृति प्रेमी ही हैं, उनको घर बार से क्या लेना देना। और प्रसाद के साथ भी कमोबेश यही स्थिति रही। छायावादी कविता में जो वेदना की अभिव्यक्ति हुई है वो निराशा रूप में हुई है, कारुणिक रूप में अभिव्यक्ति हुई है। और महादेव वर्मा का पूरा काव्य ही कारुणिक है। ठीक है, विरह, मिलन, हर्ष, शोक, ये सब विषमताएं से घिरे हुए जो है इंसान जब इन सब चीज़ों को देखता है, हास परिहास, रुदन, इन सब चीज़ों को देखकर उसके मन में अत्यंत वेदना उभर कर आती है, अत्यंत कारुणिक अभिव्यक्ति उभर कर आती है और उसका जो कवि हृदय क्रंदन करने लगता है। वह सौंदर्य प्रेमी तो है, वह सुंदरता की चाह तो रखता है, लेकिन चीज़ों की जब वो नश्वरता देखता है, चीज़ों को पल भर में नष्ट होते हुए देखता है, तो उसका हृदय जो है आकुल होके रह आता है। और स्वयं प्रसाद ने तो पूरा एक काव्य ही लिख दिया आंसू नाम से। ठीक है, उनके 3-4 वेदना का पूरा साकार रूप दे दिया है। क्या कहते हैं? इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार हृदय में वेदना असीम गरजती, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी, झंझा झकोर गर्जन था बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय में सबने डेरा डाला। तो आंसू कविता में देख लीजिए पूरी वेदना और करुणा की कारुणिक अभिव्यक्ति होती है। या क्या लिखते हैं महादेव वर्मा, क्या लिखती हैं कि तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। तो और क्या लिखते हैं कि मैं नींद भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी वह आज चली। या लिखते हैं कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी हूँ। या लिखती हैं कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो ये सारे जो गीत हैं, ये सारी जो कविताएं हैं, महादेव वर्मा के काव्य में तो वेदना और करुणा की मात्रा भरी पड़ी है। ठीक, पंत क्या पंत के कारुणिक वेदना में क्या लिखते हैं कि यहाँ सुख सरसों से शोक समेर, सुख से किसकी संज्ञा दे रहे हैं? सुख सरसों शोक सुमेरु, शोक जो है सुमेर पर्वत के समान है। अरे जग है जग का कंकाल, वृथा रे यह अरुण चित्कार, शांति सुख है उस पार। तो दोनों चीज़ें हैं, वेदना और करुणा की अभिव्यक्ति है। और जब कह रहे हैं कि शांति सुख है उस पार, तो ये जो उस पार है इसमें रहस्यवादी भावना भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। ठीक, और वेदना और करुणा की अभिव्यक्ति देख लीजिए। सरोज स्मृति में निराला क्या लिखते हैं? धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका, जाना तोता अर्थगमोपाय पर रहा, हाय संकुचित काय, शुचिते पहना कर चीनान सुख, अतः तुझे रख न सका दधिमुख, यह इस पथ पर मेरे काल सकल हो भ्रष्ट शीत के कैसे शतदल। और क्या लिखते हैं? दुख ही जीवन की कथा रही। तो दुख ही जीवन की जो कथा है निराला के, वो वेदना एवं करुणा की अभिव्यक्ति एकदम प्रतिफलित हो रही है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो निराला के काव्य में देखिए कि अभिव्यक्ति मिलती है।
प्रसाद के काव्य में अभिव्यक्ति मिलती है, पंत के काव्य में अभिव्यक्ति मिलती है और महादेव वर्मा के काव्य में अभिव्यक्ति मिलती है। तो वेदना और करुणा कारुणिक अभिव्यक्ति से भरा है छायावाद। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि ये वेदना और करुणा की जो अभिव्यक्ति हो रही है, इसी अभिव्यक्ति से कवि पलायनवादी हो जाना चाहता है। ठीक है, कवि क्या हो जाना चाहता है? पलायनवादी। वो इस संसार से नाता तोड़ देना चाहता है और इसी पलायनवादिता के चक्कर में जयशंकर प्रसाद एक रचना लिखते हैं कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो कुछ लोगों ने यह आरोप प्रसाद की इस कविता से ये आरोप लगा कि प्रसाद जो है पलायनवादी कवि है। अच्छा, ये बताइए कि जिस कवि ने कामायनी जैसी रचना के माध्यम से एक नवीन सृष्टि दी हो, नवीन दृष्टि दी हो तत्कालीन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को, और जीवन जीने की चाह सिखलाई हो कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। या वही कवि कह रहा है कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। जो समरसता की भावना, जो आनंदवाद की स्थापना कर रहा है कवि, अगर वो निराशा के क्षणों में एक दो पंक्तियां ऐसी लिख भी देता है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, तो केवल एक कविता की 2 या 4 पंक्तियां लिखने से वो कवि पलायनवादी नहीं हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसने कितना ज़्यादा, उनका प्रयाण गीत ही देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद का प्रयाण गीत आप देखिए, तो उसमें क्या लिखते हैं कि हिमादितंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ये बढ़ने की भावना देने वाला कवि है, आनंदवाद की स्थापना करने वाला कवि है, और तो पलायनवादी तो नहीं है। ठीक, तो वेदना और करुणा की अभिव्यक्ति हो गई छायावादी कवियों की एक विशेषता। उसके बाद देखिए अगली विशेषता क्या है कि नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण। मैंने भी बताया था कि छायावादी कवि जो हैं नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण अपनाकर चल रहे हैं। उनका जो, मैंने श्रृंगार भावना में बताया था कि उनका जो है, उनके काव्य में रीतिकालीन मांसलता, स्थूलता और इंद्रिय प्रेम नहीं दिखता है। उनके काव्य में अतीन्द्रिय प्रेम दिखता है। उनके काव्य में रूह की बातें हो रही हैं, पवित्र भावना की बातें हो रही हैं, और वहाँ नारी जो है ये वासना की पूर्ति का माध्यम नहीं है। यहाँ क्या है? देवी माँ सहचरी प्राण। पंत क्या कहते हैं? देवी माँ सहचर प्राण, इन नामों से संबोधित करते हैं छायावादी कविता को। ठीक, देवी माँ सहचर प्राण, इन नाम। और प्रसाद क्या लिखते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ठीक, और छायावादी कवि कहता है कि मुक्ति करो नारी को मानव। ठीक है, मुक्त करो नारी को मानव, ये छायावादी कवि का उद्घोष है। कि और पंत कहते हैं योन नहीं है नारी, वह तो मानवीय प्रतिष्ठित। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये दर्शाती हैं कि छायावादी कवि का जो दृष्टिकोण है वो छायावादी कवि का दृष्टिकोण एक नवीन दृष्टिकोण लिए हुए है। ठीक, अच्छा, यही नवीन दृष्टिकोण आप देखेंगे कि छायावादी कवियों का तो एक नवीन दृष्टिकोण है ही है। जब छायावादी कवि प्रगतिवादी हो जाते हैं, प्रगतिवादी दृष्टिकोण में उनका नारियों के प्रति दृष्टिकोण ये वाला भी बदल जाता है। क्योंकि छायावादी कवि क्या करता है, वो मांसलता के विरुद्ध है, पवित्र एवं पावन भावना से वो रचना कर रहा है छायावाद में कवियों की। और प्रगतिवाद में नारी का नवीन दृष्टिकोण बदल, नारी का दृष्टिकोण कैसा होता है कि श्रमशील नारी का वर्णन है वहाँ पर। ठीक है, निराला अपनी कविता में क्या लिखते हैं जब वो प्रगतिवादी हो जाते हैं? वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, कोई न छायादार पेड़वा जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बाहर पहाड़, सामने तरमालिका अट्टालिका प्रकार।
तो वह तोड़ती पत्थर में जो नारी का रूप दिखाया गया है वो नारी का श्रमशील रूप है, और मार्क्सवादी आधार है प्रगतिवाद का, और मार्क्सवादी आधार यह कहता है कि समाज में समानता स्थापित हो, स्त्री और पुरुषों को समान कार्य, समान वेतन, रहन सहन का समान स्तर, एक समरसतावादी भावना, एक समान भावना की स्थापना करता है प्रगतिवाद। और प्रगतिवाद चूंकि इसकी स्थापना करता है तो नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण भी यहाँ से बदल जाता है। जो नारी यहाँ पे पवित्र रूप में एक सौंदर्य की प्रतिमूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित थी, वो प्रगतिवाद में आकर वही कवि जो हैं वो श्रमशील हो जाते हैं। और देखिए कि नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण में आप देखते हैं कि नारी अभी तक प्रेयसी के रूप में ही चित्रित थी, और निराला ने अपनी बेटी के ऊपर कविता लिखी। ठीक, बेटी के ऊपर उन्होंने कविता लिखी, सरोज स्मृति, जो शोक गीत, महान शोक गीत है। और उसमें क्या लिख रहे हैं कि धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका, जाना तो था अर्थ गमो पाए, पर रहा है संकुचित काय, शुचिते पहना कर चीन अंशुक, अतः तुझे रखना सदा दधिमुख। तो और या दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कि ये सारी चीज़ें। या देखिए जब राम अपने गहन अंधकार के छड़ों में होते हैं, राम अपने गहन अंधकार की छड़ों में होते हैं, तो वो क्या लिखते हैं कि जागी पृथ्वी तनया कुमारिका, ऐसे क्षण गगन गंधकार में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छब अच्युत। तो जागी पृथ्वी, तो माता जानकी की छवि उनके मस्तिष्क में आ रही है, और कैसी छवि आ रही है वो भी लिखते हैं कि नैनों का नैनों से गोपन, प्रिय संभाषण, नव पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। ठीक है, तो छायावादी कवियों का एक नवीन दृष्टिकोण नारी के प्रति है। जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। तो मैं ये कह रहा था कि जो है नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण उनको मिलता है। जयशंकर प्रसाद भी श्रद्धा का वर्णन भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार कुल्हा, मधुर अतखुलांग खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ठीक, प्रसाद अपनी बेटी के ऊपर कविता लिखते हैं, सरोज स्मृति। राम, जब राम की शक्ति पूजा में राम के ऊपर लिखते हैं। या पंत कहते हैं कि मुक्त करो नारी को मानव, वह भी युग की कारा से बंधनी नारी को। या कहते हैं कि योनि नहीं है नारी रे, वह भी मानवीय प्रतिष्ठित। या प्रसाद कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजतन पकतल में, पीयूष स्रोत बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। या पंत उनको किन नामों से संबोधित करते हैं, देवी माँ, सहचर प्राणी। ठीक, कितने सारे रूप यहाँ से निकल कर आते हैं और छायावादी कविता में मिलते हैं। फिर देखिए अगली भावना, देखिए देश प्रेम एवं राष्ट्रीय भावना। छायावादी कवियों पर ये आरोप लगा कि जब समाज को ऐसी चीज़ की आवश्यकता थी, ऐसी चीज़ों की आवश्यकता थी कि वो समाज को जगा सके, सोए हुए समाज को जगा सके, एक नवीन ऊर्जा का संचार कर सके, तो छायावादी कवि जो है लाक्षणिकता में बात कर रहा है, प्रतीकात्मकता में बात कर रहा है, चीज़ों को गोल मोल करके बता रहा है। ये उस पर आरोप लगे और कह रहा है कि वो देश प्रेम की भावना नहीं कर रहा है, वो छायावादी कवि अपने में ही विलुप्त हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में छायावाद का पक्ष लिया है और छायावाद को शक्ति काव्य की संज्ञा दी है। ठीक है, ये याद रखिए कि छायावाद को शक्ति काव्य की संज्ञा किसने दी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक, और कई सारे उदाहरण आप देखिए कि देश प्रेम एवं राष्ट्रीय भावना कैसे है उसमें। अब एक चीज़ ये याद रखिए कि छायावादी जो कवि हैं वो अभिधा में तो बात कर नहीं रहे हैं कि सीधे सीधे अभिधा में कह दे रहे हो, जैसे नागार्जुन कह रहे थे कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। तो अभिधात्मक वृत्ति में तो बात कर नहीं रहे हैं, छायावादी कवि लाक्षणिकता में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा श्रम चाहिए उनकी कविताओं को समझने के लिए। जैसे देखिए आप
राम की शक्ति पूजा में जब ये लिखा हुआ है कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर, आज का तीक्ष्ण शर विद्युत शिपकर वेग प्रकर, सतशैल संवरणशील नील नभग्रजित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित भेद व्यूह कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हूँ, विच्युत वहीन हतलक्ष्यमाण लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान। तो रवि हुआ अस्त की भावना को आप समझिए कि रवि किसका अस्त हुआ है, कि उस भारतवर्ष का रवि अस्त हो गया है। ठीक है, राम रावण के बीच चल रहे मध्य चल रहे युद्ध का दिवसावसान तो हुआ ही है, साथ ही उस भारत का भी सूर्य अस्त हो गया है कि और उसी को जगाने का प्रयोग करते हैं, और उसी को जगाते हुए निराला कहते भी हैं कि जागो फिर एक बार सिंहों की माद में घुस आया है आज सियार, जागो फिर एक बार। तो जागो फिर एक बार जैसी कविताएं निराला रचना करते हैं, जो राष्ट्रीय उद्बोधन की पूरी सामर्थ्य उसमें रखते हैं। और देखिए कि रवि हुआ अस्त ये देख लिया। उसके बाद देखिए कि तुलसीदास भी क्या कहते हैं कि भारत के नभ का प्रभापूर शीतल छाए सांस्कृतिक तूर है तमस्तूर आज रे दिग्मंडल। तो भारत के नभ का जो सूर्य था वो बताना चाह रहे हैं वो प्रतीकों के माध्यम से, क्योंकि प्रतीकवाद तो है ही, प्रतीक शैली तो है ही, तो प्रतीकों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं छायावादी कवि की राष्ट्र प्रेम की भावना को संबोधित करते हुए वे कह रहे हैं। प्रसाद क्या लिखते हैं अपनी रचनाओं में, प्रसाद क्या लिखते हैं कि अरुण या मधुमेह देश हमारा, अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान चित्र को मिलता एक सहारा, अरुण या मधुमेह देश हमारा। तो प्रसाद ये लिखते हैं अरुण या मधुमेह देश हमारा, या प्रसाद क्या लिखते हैं कि हिमाद्य तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, छायावादी काव्य के समानांतर ही दो धाराएं और चल रही थी। उन दो धाराओं का नाम था, एक धारा का नाम तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा था, और ये देखिए कि ये छायावाद से ही निसृत हुई हैं धाराएं। छायावाद ही उनका बीज बिंदु, जिसको कह सकते हैं कि छायावाद उनका बीज बिंदु है, और दूसरा हालावाद की धारा है। तो हालावाद से तो इतना कुछ है नहीं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में जो कवि लिख रहे थे, माखन लाल चतुर्वेदी लिख रहे थे, और रामधारी सिंह दिनकर लिख रहे थे। दोनों की कविताओं में पर्याप्त मात्रा में देश प्रेम की भावना एवं राष्ट्रीय उद्बोधन मिलता है। जैसे कि पुष्प की अभिलाषा में क्या लिखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विधि प्यारी में ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाए जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। या रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि श्वानों को मिलता दूध व्रत भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक टिटुर जाड़े की रात बिताते हैं। तो देश प्रेम की पर्याप्त भावना विद्यमान है छायावादी रचनाओं में। और कोई ये कहे कि छायावाद की रचनाओं में केवल वो वैयक्तिक भावना थी, तो ये तो गलत आरोप है छायावाद पर। और उसको डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो पुरस्कृत कृति है उसमें उसको शक्ति काव्य की संज्ञा दी है। और शक्ति काव्य की संज्ञा देने के पीछे बड़े ही अच्छे प्रमाणों से सिद्ध किया है उस चीज़ को कि छायावाद कैसे जो है राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है या देश प्रेम की भावना है। खुद प्रसाद जो है पेशोला की प्रतिध्वनि नामक कविता लिखते हैं, ठीक है, उसमें बताते हैं कि उसमें राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है। और इधर जो निराला हैं वो तो लिख ही रहे हैं कि जागो फिर एक बार सिंहों की मांद में घुसाया है आज से यार, जागो फिर एक बार। उसके बाद देखिए प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता।
अच्छा, छायावादी कवियों में आप देखिएगा कि छायावादी कवि जो हैं प्रतीक शैली का पर्याप्त रूप में प्रयोग कर रहे हैं। कभी वो राम के प्रतीक को उठा रहे हैं, कभी वो मनु के प्रतीक को उठा रहे हैं, और इन सब प्रतीकों के माध्यम से अपने काव्य संसार की रचना कर रहे हैं। भाई राम के प्रतीक को उठाया, राम की शक्ति पूजा लिखी, तुलसीदास को उठाया, तुलसीदास लिखा, मनु के प्रतीक को उठाया, कामायनी की रचना की। ठीक, तो प्रतीकात्मकता में मतलब वो प्रतीकों का पूरा प्रयोग कर रहे हैं छायावादी कवि। अच्छा, प्रतीक क्या है कि प्रतीक स्थिर हैं। जैसे कि प्राचीन काल में भक्ति काल के कवि क्या संज्ञा देते थे, चरण कमल बंदो हरिराई, या संज्ञा दी कि मुख मयंक सब मंजु बनो, और कमल चरणों की तुलना किससे कर दी, कमल से कर दी, और मुख की तुलना किससे कर दी, चंद्रमा से कर दी। तो वही कुछ रूढ़ चीज़ें हो जाती हैं, उन्हें रूढ़ चीज़ों के आधार पर वही प्रतीक हो जाती हैं, और उन्हीं प्रतीकों के आधार पर छायावादी काव्य में प्रतीकात्मकता दर्शाई जा रही है। और यही प्रतीक आप देखिएगा आगे जब लिखते हैं अपने काव्यों में, तो उनके यहाँ प्रतीक बदल देते हैं। वो अपनी कलगी बाजरे नामक कविता में क्या लिखते हैं, हरी बिछली घास डोलती छरहरी कलगी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाते सांझ की नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या कोई निहार न्याय की तो नहीं कारण मेरा हृदय उथला या कि मैला है, बल्कि केवल यही कि देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो वहाँ प्रयोगवादियों के यहाँ प्रतीक बदल जाते हैं। वो नवंबर की दोपहर को जॉर्जेट के पीले पल्ले से बताते हैं, और अन्य प्रतीकों के रूप में संज्ञा देते हैं। प्रेमिका को कहते हैं कलगी बाजरे की। तो प्रतीक हैं, लेकिन प्रतीक बदल गए हैं। अच्छा, यही प्रतीक योजना छायावादी कवियों के यहाँ दिखती है। और क्या दिखता है कि छायावादी कवियों के यहाँ लाक्षणिक शैली दिखती है कि लक्षणा शब्द शक्ति क्या है कि मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ के माध्यम से या किसी प्रयोजन के माध्यम से, रूढ़ लक्षणा या प्रयोजनवती लक्षणा, तो उसमें लाक्षणिक शब्द शैली लाक्षणिकता आ जाती है। तो लाक्षणिकता कैसे, जैसे एक कविता देखिए कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, ये वाली कविता में रवि जो अस्त हो रहा है लाक्षणिक रूप से वो भारत रूपी आकाश के भारत रूपी सूर्य का वो अस्त है। ठीक, या प्रसाद क्या लिखते हैं कि शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। तो ये सारी लाक्षणिक शब्द शैली में लाक्षणिक चीज़ें हैं। छायावादी काव्य में यदि प्रसाद ने प्रकृति तत्व को मिलाया तो निराला ने मुक्त क्षण दिया, पंत ने शब्दों की खराद पर चढ़ाकर उसे सुडौल और सरस बनाया, और महादेवी ने उसमें प्राण डाले उसकी भावात्मकता को समृद्ध किया, ऐसा एक आलोचक कहते हैं। तो लाक्षणिक शब्द शैली से आप समझ रहे हैं कि लाक्षणिक शब्द शैली से क्या चीज़ें कही जा रही हैं, कि क्या उसका अर्थ निकल रहा है। बीती विभावरी जागरी अगर कवि कह रहा है तो वो बता रहा है कि अब रात जो है बीत गई है, अब जागने का समय आ गया है। जागने का समय उद्बोधन कर रहा है, ये भारत के देशवासियों को कर रहा है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, या रवि हुआ अस्त जैसी। तो इन लाक्षणिक शैलियों के माध्यम से ही पूरा छायावादी काव्य का आधार इस पर टिका हुआ है, और इस छायावादी काव्य को आधार बनाकर लाक्षणिक शैली को आधार बनाकर कमोबेश सारी छायावादी रचनाएं की गई।